नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे और टेस्ट की तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। इकाई मूल्यांकन 1B, पहले हमने इकाई मूल्यांकन 1A इसकी परीक्षा हम दे चुके हैं। अब इकाई मूल्यांकन 1B इसकी परीक्षा हम देने जा रहे हैं, जो आने वाले कुछ दिनों के बाद ही शुरू होगी वो परीक्षा। तो इसकी हम सभी तैयारी कर रहे हैं बच्चों, और इसके जो पाठ्यक्रम में जो एक महत्वपूर्ण पाठ है वह है मेरे संग की औरतें। तो आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे। हालांकि जब हम आप सभी को वीडियो भेज रहे थे स्कूल के वेबसाइट पर, तो हम लोगों ने इस पाठ का एक वीडियो आपको पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन अभी जबकि हमारे पास समय है तो क्यों ना एक बार हम इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ें, समझें और जाने कि आखिर में मेरे संग की औरतें किसके संग की औरतें, कौन सी औरतें, वे लोग कौन थे, इन सब के बारे में हम आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, पाठ का नाम है मेरे संग की औरतें और लेखिका है मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग हमारे देश की जानी मानी लेखिका हैं और बहुत खूबसूरत भाषा है इनकी। हिंदी में इनके लेखों ने, इनके निबंधों ने, इनकी कहानियों ने बहुत महत्वपूर्ण स्थान बनाकर रखा है और आधुनिक हिंदी कहानी में, आधुनिक हिंदी निबंध में, आधुनिक हिंदी उपन्यास में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो जो आपकी दूसरी किताब है कृतिका, उसमें एक बड़ा पाठ, एक बड़ा चैप्टर आपको पढ़ने के लिए दिया गया है, मेरे संग की औरतें। ये इसे हम कहानी नहीं कह सकते बच्चों, इसे हम एक तरह का ये कहें कि अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से मृदुला गर्ग ने महिलाओं की स्थिति, महिलाओं के स्वभाव और उन्हें समझने की कोशिश में एक निबंध जैसा कुछ लिखा है, जिसे हम रेखा चित्र, संस्मरण, यादें कह सकते हैं। क्योंकि किसी एक फिट फार्मूले में ये बैठता नहीं है, तो हम इसे ये कह सकते हैं कि मृदुला गर्ग इसी बहाने अपने परिवार के सदस्यों का परिचय आपसे करा रही हैं। इस पाठ में बहुत मनोरंजक किस्से भी हैं, नानी के किस्से, दादी के किस्से, परदादी के किस्से, और स्वयं मृदुला गर्ग के जीवन में कौन कौन से महत्वपूर्ण क्षण आए, कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं, फिर मृदुला की जो बहनें हैं उनका स्वभाव क्या है। तो कुल मिलाकर बहनों का, नानी का, दादी का, परदादी का जिक्र कर रही हैं वो इस पाठ में। तो जाहिर सी बात है, इतनी सारी महिलाओं की बातचीत कर रही हैं, तो ये एक लंबा और बड़ा पाठ होगा बच्चों। तो चलिए हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। मैं इसे पढ़ता हूँ और आप बहुत ध्यान से इसे मिलाइएगा। बहुत लंबा पाठ है, इसलिए मैं जहाँ मुझे लगेगा कि ये थोड़ा कठिन है, मैं आपको समझाऊंगा। तो एक बार हम इसका वाचन करते हैं, पाठ को समझने की कोशिश करते हैं। और हमेशा की तरह मैं आपसे कहूँगा कि कागज़ और कलम लेकर के बैठिए। आप अपनी रफ़ कॉपी और एक कलम या पेंसिल लेकर के बैठिए, क्योंकि मैं हमेशा ये बताता हूँ कि यहाँ से प्रश्न उठ सकता है। तो इस बार भी हम इस पर विचार करेंगे कि किन किन जगहों से प्रश्नों के बनने की संभावनाएं हैं, कहाँ से बहुवैकल्पिक प्रश्न उठेगा और परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो चलिए आप अपनी किताबें खोल लीजिए और बड़े ही आराम से मोबाइल को सामने रख दीजिए और मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुनिए। बिल्कुल ऐसा ही महसूस कीजिए कि ये एक कक्षा है जिसमें आपके सरंजनी आपको पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, और मैं भी ऐसा ही महसूस कर रहा हूं कि मोबाइल के उस पार, जबकि मैं इस कार्यक्रम का वीडियो बना रहा हूं, आप बैठे हुए हैं और आपसे मैं जुड़ा हुआ हूं। ठीक, तो हम शुरू करते हैं। ये सारी बातें मृदुला गर्ग बता रही हैं बच्चों, जो इस पाठ की लेखिका हैं। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद ही कहानियाँ कहनी पड़ी, क्योंकि लेखिका खुद एक बहुत बड़ी कहानीकार हैं, लेखिका हैं, कहानी लिखती हैं और बहनें भी लिखती हैं। तो कह रही हैं कि नानी, हम जब पैदा हुए तो नानी थी नहीं, नानी से कहानियाँ नहीं सुन पाए, तो हम खुद ही कहानीकार हो गए।
बहुत ही इसमें एक पीड़ा है इस बात में बच्चों, इसे महसूस करिएगा। नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी ज़रूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। नानी के बारे में हमने नहीं सुना है, लेकिन नानी की कहानी हमने सुनी है कि नानी कौन थी, क्या थी। जैसे हम अपने बुज़ुर्गों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं ना, बस वही बात है। तो नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी ज़रूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। और बहुत बाद में ये समझ में आया कि नानी आखिर थी क्या चीज़। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दा नशी मतलब बच्चों पर्दा करने वाली, पर्दा नशी औरत थीं, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग ज़िंदगी बसर करने लगे तो नानी के अपने रहन सहन पर उनका कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं इससे हमें ये पता लग रहा है कि नानी एक पारंपरिक महिला थीं, पर्दा करती थीं, निहायत ही घरेलू महिला थीं, शर्मीली महिला थीं, लेकिन इतनी जीवट थीं, सच्चाई के प्रति इतनी समर्पित थीं कि उनका विवाह एक बहुत बड़े व्यक्ति से हुआ। बड़े व्यक्ति मतलब उम्र में नहीं, पद में बहुत बड़े। उनके पति विलायत चले गए बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए, वकालत की पढ़ाई, वकालत का ही एक हम पेशा है बैरिस्ट्री, है ना। तो उसकी पढ़ाई के लिए चले गए और जब वहाँ से वो लौटे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से तो एक अफसर बन के लौटे। तो एक अफसर की पत्नी हो गई इनकी नानी, लेखिका की नानी। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि अफसर बन जाने पर पत्नियों में थोड़ा बहुत परिवर्तन तो आएगा भाई, बड़े अफसर की पत्नी कहलाने का गौरव महसूस होगा, लेकिन नानी पर इस बात का कोई असर नहीं होता है। नानी जैसी थीं, पति के अफसर बन जाने के बाद, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से लौट आने के बाद नानी पर कोई असर नहीं हुआ। नानी जैसी थीं वैसी ही रहीं, एक आज़ाद ख्याल महिला, एक पर्दानशी महिला, एक निहायत ही घरेलू और दयालु महिला। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से प्रश्न उठ सकता है बच्चों कि नानी कैसी थी, पर्दानशी, दयालु, घरेलू, इनमें से कोई नहीं। तो आप इन तीनों पर टिक मारेंगे, या बहुत ही जो नज़दीकी मामला हो, पर्दानशी जैसे इसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, आप उसे टिक कर देंगे। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, कम उम्र में ही, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं पाई थी नानी, मतलब बूढ़ी होकर के नहीं मरी, कम उम्र में ही मरी वो। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी यानी मेरी माँ, लेखिका अपनी नानी की बात कर रही हैं और अब अपनी माँ की बात कर रही हैं कि नानी को मेरी माँ की चिंता सताने लगी, मतलब अपनी बेटी की चिंता सताने लगी। और उस समय लेखिका की माँ की उम्र 15 साल थी जब नानी मरने वाली थी। 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुहज़ोर हो उठी। मुहज़ोर हो उठी मतलब एक शब्द होता है बच्चों खामोश रहना, बहुत कम बोलना, और मुहज़ोर हो उठना मतलब बहुत बोलना, मतलब बिल्कुल अब अगल बगल को लेकर के बिल्कुल सजग हो जाना और अपनी बात कहने लगना, उसको मुहज़ोर हो जाना कहते हैं। तो नानी मुहज़ोर हो उठी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। सब दंग और हैरान रह गए। जिस पर्दानशी औरत ने पराए मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोल कर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती हैं। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में ही वक्त बर्बाद करने के बजाय फ़ौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीवी के हजूर में पेश कर दिया। नानी जो थी, जब उनको लगा कि अब मैं मरने वाली हूँ, तो उनको अपनी बेटी यानी लेखिका की माँ
जो कि उस समय 15 साल की थी, उनकी शादी की चिंता सता रही थी। अगर वो चाहती तो अपनी बेटी की शादी बहुत बड़े अफसर से कर सकती थी, क्योंकि खुद उनके पति बहुत बड़े अफसर थे और वो इकलौती बच्ची है, लेखिका की जो माँ है। लेकिन आप देखिए कि जो नानी है वो किसी अफसर से अपनी बेटी की शादी करना नहीं चाहती हैं। अंतिम मौके पर वो अपने पति से कहती हैं कि प्यारेलाल शर्मा जी को बुलाइए, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, मतलब जो फ्रीडम फाइटर हैं, जो फ्रीडम स्ट्रगल में भाग ले रहे हैं, उनको बुलाइए। मैं उनको कुछ कहूँगी कि आप इस तरह के लड़के से मेरी लड़की की शादी करा दीजिए। किस तरह के लड़के से? कि वह लड़का भी स्वतंत्रता सेनानी हो, कोई अफसर न हो। और वो माँ, वो नानी जो पहले पराए मर्दों को से बात करने का क्या, खुद अपने मर्द से ठीक से बात नहीं कर पाती थी खुल करके, वो प्यारेलाल शर्मा जी को बुलवाकर क्या कहना चाहती थी? तो वो यही कहना चाहती थी। देखिए मैं आगे पढ़ रहा हूं। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था। क्या हैरत अंगेज था भाई? उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार से हो। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, ना उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती ज़रूर रहीं। पारंपरिक, घरेलू, उबाऊ और ख़ामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। अब आप देखिए बच्चों कि वो प्यारेलाल शर्मा जी से कहती हैं कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदारों से न हो। साहबों के फरमाबरदार से न हो मतलब किसी साहब के जूनियर साहब से इसकी शादी न हो। साहबों से शादी नहीं करनी है, किसी साहब से शादी नहीं करनी है। अपनी ही तरह का एक स्वतंत्रता सेनानी ढूंढकर, एक लड़का जो देश प्रेमी हो, जो देश की सेवा में लगा हो, ऐसे लड़के को ढूंढकर मेरी बेटी की शादी करवा दीजिए। अब आप देखिए कि मृदुला गर्ग कहती हैं कि मैंने अपनी नानी को देखा तो नहीं है, और ये सुना था कि नानी बहुत ही कम बोलती हैं, घर में रहती हैं, बाहर नहीं निकलती हैं। वो औरत जो कभी आज़ादी को अपने व्यक्तिगत जीवन में महसूस नहीं कर सकती थी, वो आज़ादी को लेकर के इतनी सजग है, अपनी बेटी की आज़ादी को लेकर के। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो आज़ादी के बारे में कुछ सोचती नहीं थी? हो सकता है हम गलत सोच रहे हों, हो सकता है कि वो अपने निजी जीवन में बहुत शान से रहती हों, क्योंकि आप देखते हैं कि उनके जो पति हैं, जब वो बैरिस्टर हो जाते हैं बच्चों, तो उनके जीवन में किसी तरह का परिवर्तन नहीं आता है। वो उसी तरह से आज़ाद ख्याल रहती हैं, उन पर उनकी बैरिस्ट्री का कोई रोब नहीं पड़ता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है कि निश्चित रूप से लेखिका की नानी अपने निजी जीवन में अत्यंत आज़ाद ख्याल महिला रही होंगी। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि क्या आपको लगता है कि लेखिका की नानी अपने निजी जीवन में आज़ाद ख्याल थीं? हाँ, नहीं, हो सकता है, बिल्कुल नहीं। तो आप हो सकता है नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे कि हाँ, बिल्कुल आज़ाद ख्याल रही होंगी। इसीलिए न तो उनका कोई जीवन बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, और न वो अपने पति के कहने पर किसी साहब से अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार हैं। तो जो महिला आज़ाद ख्याल नहीं है, वो इतना बड़ा फैसला ले सकती है क्या? आप खुद सोचिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया। और इस तरह लेखिका बताती हैं कि मेरी माँ की शादी एक ऐसे लड़के से हुई जो
आज का जो आईएएस है बच्चों, उस समय आईसीएस कहा जाता था, इंडियन सिविल सर्विसेज। आज कहा जाता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। उस समय आईसीएस था, और जो लड़का था वो चूंकि आज़ादी के आंदोलन में भाग ले रहा था, इसलिए अंग्रेज़ों ने उसे आईसीएस की परीक्षा में बैठने नहीं दिया। बेहद पढ़ा लिखा लड़का था, और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। और ऐसा भी नहीं था कि वो बहुत रईस ख़ानदान से है और बहुत ख़ानदानी पैसा उसके घर में है, ऐसा भी नहीं। बेहद सामान्य परिवार में एक पढ़ा लिखा लड़का देख करके मृदुला गर्ग की माँ की शादी हो गई। और ये शादी किसने कराई? मृदुला गर्ग की नानी ने। किसके माध्यम से करवाई? प्यारे लाल शर्मा जी के माध्यम से। ठीक, ये सारी बातें अपने दिमाग में आप रखिएगा। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई, और माँ जो हैं वो फंस गईं अपनी माँ और गांधी जी के चक्कर में। एक तरफ गांधी जी की भक्त थीं और दूसरी तरफ अपनी माँ की तो बेटी है ही हैं वो, तो दोनों की मर्यादाओं का पालन करने के लिए वो सादा जीवन जीना शुरू कर दी, क्योंकि शादी भी उनकी ऐसे सादे और साफ सुथरे आदमी से हुई थी जो देश प्रेमी है। हाल उनका ये था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती थी। बच्चों, खादी की साड़ी थोड़ी भारी होती है, और वो बेचारी साहब की लड़की तो वो बहुत ही नाजुक और कोमल लड़की थी, बहुत ही नाजों में पली हुई लड़की थी। लेकिन जैसे ही ससुराल जाती है खादी की साड़ी पहनती है ना, बहुत हल्के फुल्के कपड़े पहनने वाली वो बच्ची, और अचानक उसकी शादी होती है तो अब उसे खादी का भारी भरकम साड़ी पहनना होता है। सोचिए कितनी कठिन बात होगी उसके लिए। रात रात भर जाग कर वे उसे पहनने का अभ्यास करती थीं, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। और माँ जो है रात भर अभ्यास करती थीं साड़ी पहनने का, कि दिन में कोई दिक्कत न हो। वे कुछ ऐसी नाजुक थीं कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी, अब माँ की सास मतलब माँ की सास कौन? दादी। बहुत ये संबंधों वाला जो मामला है बच्चों, इसको आप इस पर सवाल बहुत उठते हैं कि एक बार एक आदमी जा रहा था, उसके साथ एक महिला भी जा रही थी, तो किसी तीसरे आदमी ने पूछा कि आप दोनों में क्या संबंध है? तो उस आदमी ने कहा कि इसकी सास और मेरी सास में माँ बेटी का रिश्ता है। अब आप समझ लीजिए कि दोनों में क्या है ना, दोनों में मेरी सास और इनकी सास में माँ बेटी का रिश्ता है। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, एक आदमी एक महिला के साथ जा रहे हैं, तीसरे आदमी ने पूछा हुजूर आपका इन महिला से क्या संबंध है? तो व्यक्ति ने कहा कि मेरी सास और इनकी सास में माँ बेटी का रिश्ता है। अब बताइए कि हम दोनों में क्या रिश्ता है? चलिए सवाल दिया हूँ आप सभी, अभी नहीं, क्लास के बाद। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह वो खादी की साड़ी पहनने का अभ्यास करती हैं रात में उठ करके, और बहुत ही नाजुक जान नाजुक ख्याल हैं, और बहुत ही साहब के घर से आई हुई हैं, तो बहुत ही कोमल लड़की हैं जो अब ससुराल चली गई हैं, जिन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छींके पर टांग दी। मतलब दादी को भी इस बात का ख्याल था कि मेरी जो बहू है वो बहुत नाजुक है। बहुत अच्छी महिला थी दादी, वो अपनी बहू को बहुत बहुत स्नेह करती थी, बहुत प्यार करती थी, वो उससे कभी कोई कठिन काम नहीं लेती थी। इसलिए कह रही हैं कि मेरी बहू तो इतनी अच्छी है, इतनी सुंदर है कि जैसे कि उसको धो पोंछ करके और सूखने के लिए टांग दो तो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी, ऐसी है। गनीमत यही थी कि फिर किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश नहीं की, और यही गनीमत थी कि दादी का सभी लोगों ने समर्थन किया ससुराल में, और सभी लोगों ने बराबर इज्जत दिया लेखिका की माँ को। अब इस इज्जत करने के पीछे कई कारण भी हो सकते हैं। अब आइए इन सब चीज़ों पर हम आगे बात करेंगे। क्यों नहीं की, उसकी दो वजहें थीं। क्यों कोई दादी का विरोध नहीं किया? दादी कहीं कि हमारी बहू बहुत अच्छी है, कोमल है, इसको बस धुलाओ नहलाओ और बढ़िया से इसको अच्छे से रखो, तो इसका किसी ने विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसकी कुछ वजहें हैं, देखो मैं पढ़ रहा हूँ। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे,
और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज़ थे। पहली बात। दूसरी बात, मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी नेहरू हों या मेरे पिताजी के घर वाले, गांधी नेहरू हों या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी, उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएं थीं जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थीं। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। उनमें खूबसूरती, नज़ाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी, निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे पारिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थीं। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी ज़बानी राय ज़रूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। अब आइए इसे हम समझते हैं बच्चों। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि दादी बहुत मानती थीं अपनी बहू को और उनको लगता था कि बहुत भाग्य से ये बहू हमारे घर आ गई है। तो किसी ने इसका विरोध नहीं किया। क्यों विरोध नहीं किया आप जानते हैं? इसके दो कारण हैं जो जैसा किताब में लिखा गया है। क्या? पहला ये कि ससुराल वाले जो हैं वो साहबों से प्रभावित थे। ससुराल वाले ही नहीं, आप सामान्य तौर पर एक भारतीय जो समाज है उसके बारे में सोचिए कि अगर किसी सामान्य घर में किसी साहब की बेटी की शादी हो जाती है तो थोड़ा घर दबाव में रहता है कि साहब की बेटी हैं, यहाँ उनको किसी तरह की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, बहुत ही ऐशो आराम से पली हुई हैं, हमारे यहाँ किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। जो अच्छे लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं। बाकी तो अगर कोई किसी की इज्जत ना करना चाहे तो कोई ज़बरदस्ती कराएगा क्या। लेकिन चूँकि लेखिका की जो दादी हैं उनके घर का स्वभाव, उनके घर के लोग, पारिवारिक माहौल, संस्कृति सब कुछ बहुत अच्छा था, इसलिए साहबों की जिस घर से उनकी बहू आई है उनकी बैरिस्टर थे वो, तो सामान्य तौर पर उनका लोग इज्जत करते थे। और यही कारण था कि एक बैरिस्टर की बेटी होने के कारण ससुराल में उनकी बहुत इज्जत थी। ठीक है बच्चों, ये पहला कारण आपको समझ में आया। दूसरा कारण ये था कि जो लेखिका की माँ का जो स्वयं का व्यवहार था वो बहुत अच्छा था। बहुत ही बढ़िया बोलती थीं, बहुत अच्छी दिखती थीं, बड़ी खूबसूरत थीं, है ना, सबको राय देती थीं, लोग उनकी बड़ी इज्जत करते थे। वो एक कोई बात आकर के उनको बताता था तो कभी दूसरे को नहीं बताती थीं, सबकी गोपनीयता का सम्मान करती थीं। और सबसे बड़ी बात यह है बच्चों कि एक नाजुक जान जो एक लड़की है उसे सभी लोगों ने एक अत्यंत सामान्य परिवार में ब्याह दिया था। किसी ने परवाह नहीं की कि इतने बड़े घर में पली हुई बच्ची एक सामान्य परिवार में कैसे रहेगी। तो लोगों को यह लगता था कि इस बच्ची ने हम पर एहसान कर दिया है यहां आकर के, इसलिए लोग उनकी बड़ी इज्जत करते थे, बहुत ही इज्जत करते थे। और इतनी इज्जत करते थे कि इसमें लिखा हुआ है कि हर बड़े काम के लिए उनसे कोई ठोस काम नहीं कराया जाता था, लेकिन हर ठोस काम के लिए उनकी राय ज़रूर मांगी जाती थी कि बताइए आप ये बताइए कि ये काम कैसे किया जाए। तो वो राय देती थी, उनकी राय बहुत अहमियत रखती थी। तो मैंने आपको बताया कि इतनी इज्जत के पीछे क्या कारण। पहला ये कि लेखिका की माँ का साहब के घर से होना, पिता नाना का साहेब होना। दूसरी बात स्वयं लेखिका की माँ का व्यक्तित्व। तीसरी बात वो एक की बात दूसरों पर जाहिर होने नहीं देना चाहती थी, सारे लोग आकर के उन्हें अपनी गोपनीय बात बताते थे। आप खुद देखिए ना, जिस पर आपको भरोसा होता है आप अपने जीवन की कठिनाइयाँ उन्हीं को बताते हैं आकर के, फिर उनकी इज्जत भी करते हैं आप। बिल्कुल यही चीज़
लेखिका की माँ के साथ था। तो परीक्षा में प्रश्न आ सकता है यहाँ पर कि लोग लेखिका की जो माँ है उसकी इतनी इज्जत क्यों करते थे। 3-4 कारण बताएगा और पूछेगा कि आप इसमें से किसको सही मानते हैं, क्या ये सब सही है या कोई 2 सही है, ये विकल्प पर निर्भर करता है। तो बच्चों यहाँ तक समझ में आया ना आप लोगों को। मैं आगे बढ़ूँ, अगर आपको मान लीजिए कहीं भी कोई परेशानी होगी तो टिक लगा लीजिए, मुझसे व्हाट्सएप पर, फ़ोन पर या नीचे कमेंट बॉक्स पर आप मुझे पूछ लेंगे। ये जो यूट्यूब में ये वीडियो चल रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स है, आप वहाँ कुछ भी लिख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल न जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। क्या हुआ इस पंक्ति का मतलब कि हमारे पास हम हाथी से हल नहीं जुतवाते, मतलब इतने बड़े आदमी से, इतने बड़े व्यक्ति से कोई छोटा काम नहीं करवाते। छोटा काम करने के लिए हमारे पास बैल हैं, मतलब हम किसी बड़े व्यक्ति से छोटा काम नहीं कराते। छोटा काम करने के लिए उस काम को करने वाले लोग हैं। हम हर व्यक्ति से जैसा वह व्यक्ति है उससे वैसा काम कराते हैं। अगर कोई बुद्धिमान है तो उससे बुद्धि का काम कराएंगे, अगर कोई शारीरिक रूप से मजबूत है तो उससे मजबूत काम कराएंगे। तो हमारे पास हर चीज़ की व्यवस्था है, इसलिए हम हाथी से हल नहीं जुतवाते हैं, हमारे पास बैल है। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था, जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालू परवरिश के मामले में माँ के सिवाय घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। दादी और उनकी जेठानियाँ ही नहीं, खुद मर्द जात पिताजी भी। लेखिका कहती हैं कि बचपन में माँ को इतना ज़्यादा सम्मान मिलता था कि हमारी जो परवरिश हुई, ममतालू परवरिश मतलब बहुत ही प्यार के साथ जो हमारा जो पालन पोषण हुआ, उसमें माँ का उतना रोल नहीं था, माँ की उतनी भूमिका नहीं थी जितनी महत्वपूर्ण भूमिका दादी की, माँ की जेठानियों की और खुद मर्द जात पिताजी की। सिर्फ ऐसा नहीं कि माँ पाल रही हैं, वह एक संयुक्त परिवार है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, है ना, जॉइंट फैमिली है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, सारे लोग मिल करके लेखिका की और बहनों की जो छोटी छोटी बच्चियों के रूप में हैं, उन सब का पालन पोषण कर रहे हैं। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। वह भरपूर था और अपने तरीक़े से वे उसे भरपूर निभाती रहती थीं। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए। आगे पढ़ता हूँ, फिर समझाऊंगा। जिस तिस से पूछकर उसके तरीक़े से नहीं, खुद अपने तरीक़े से। कह रही हैं कि ऐसा नहीं है कि माँ लापरवाह रहे हैं और वो कुछ काम नहीं करना चाहती, उनको आज़ादी का जुनून नहीं है, या वो आज़ादी के लड़ाई में भाग लेने वाले लोगों का सम्मान नहीं कर रही हैं। ऐसी बात नहीं है। वे खुद आज़ादी के प्रति बेहद सतर्क हैं, बेहद सजग हैं, है ना, और कह रही हैं कि वह अपने तरीके से उसे भरपूर निभाती भी हैं। और आज़ादी को लेकर के यदि कोई मसला सामने आता है तो अपने तरीके से वो उस पर रिएक्ट भी करती हैं, वो उस पर अपनी राय रखती हैं, अपनी बात भी रखती हैं, अपनी तरह से, दूसरे तरह से नहीं। और जाहिर सी बात है, अगर आज़ादी की बात है तो उसे आज़ादी से निभाना चाहिए। मतलब कि अगर हम आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने की बात करें या सामान्य तौर पर अपनी खुद की आज़ादी की भी बात करें, तो उसे अपनी तरह से हमें देखना होगा। किसी के बताए हुए के हिसाब से अगर हम काम करने लगे तो फिर अपनी आज़ादी का क्या मतलब है। देखिए, किसी के कहे अनुसार काम हम तभी तक कर सकते हैं जब तक कि वह काम अच्छा है। जब हम पर वह कोई बात थोपी जाने लगती है और हमारा दिल गवाही देता है कि यह ठीक नहीं है, तो फिर हमें बिल्कुल इस बात पर सोचना चाहिए कि ये कहीं हमारी निजी आज़ादी पर हमला तो नहीं है। तो व्यक्ति को अपनी आज़ादी को अपनी तरह से और काफ़ी ज़्यादा आज़ाद ख्याल होकर के निभाना चाहिए, ऐसा मृदुला गर्ग कह रही हैं। और ऐसा ही उनकी माँ किया करती थी, मृदुला गर्ग की माँ। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। अब देखिए एक अगली विशेषता माँ की, कि वो एक भारतीय माता जैसी नहीं थी। भारतीय माता मतलब आप आम तौर पर जो माताएं होती हैं उनका चरित्र समझ लीजिए।
अरे मेरा बच्चा खा ले पी ले, दिन भर बच्चों के पीछे लगा रहना, पढ़ाना लिखाना, काम करना, घर का काम संभालना, ऐसी माँ नहीं थी। देखो मैं पढ़ता हूँ, सुनो ध्यान से। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया, न उन्होंने कभी हमें लाड़ किया, न हमारे लिए खाना पकाया और न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कभी ये नहीं कहा कि बहुत अच्छी पत्नी बनना, बहुत अच्छी बहू बनना, खूब अच्छे से पका के खिलाई भी नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि वो इन सब चीज़ों में रुचि नहीं रखती थी। वो साहिबों के घर से थी, आता भी नहीं होगा खाना वाना बना के खिलाना, मुझे लगता है। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थीं, और कुछ वो कमज़ोर सी रहती थीं। मतलब कमज़ोर इसलिए कहा जा सकता है बच्चों की, जहाँ से वो आई थी वहाँ उन्हें किसी तरह का काम नहीं करना पड़ता था, लेकिन एक ऐशो आराम वाली जगह से जब थोड़े से गरीब घर में आई तो उनका तबीयत थोड़ा नासाज रहने लगा, उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगता था, भीतर से कमज़ोर महसूस करती थीं। तो कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थीं, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था, लेकिन ज़्यादा जो मामला था वो इंटरेस्ट नहीं लेती थीं। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था। देखो यहाँ से प्रश्न उठेगा कि माँ की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता सही है। ये सारी विशेषताएं आपको याद रखनी होंगी। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। समझ रहे हैं आप? ये उनकी विशेषताएं आप याद रखिएगा। फिर भी जैसा मैंने कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें नाम न धरते थे, न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे, और उनके ससुराल वाले भी ये उम्मीद नहीं करते थे कि ये उठ के आएँ और कुछ करें। उनको लगता था कि नहीं आप बैठे रहिए, आप जैसी हैं वैसी ही ठीक हैं, आप जहाँ हैं वैसे, बस आप स्वस्थ रहिए, ठीक रहिए, खुश रहिए। कोई उनसे उम्मीद भी नहीं लगाता था कि आप आइए और चूल्हा चौकी का काम करिए। नाम न धरते थे, मतलब नाम भी नहीं लेते थे उनका, बहू बहू कहते थे, कोई नाम भी नहीं लेता था। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी? क्यों लोग इतना मानते थे लेखिका की मां को? देखिए अब इसका जवाब मिलने वाला है। साहबी खानदान के रौब के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए, जैसा कि हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं कि एक तो साहबी खानदान और दूसरा क्यों मानते थे। मैं पढ़ रहा हूं। वे कभी झूठ नहीं बोलती थीं। पहला देखिए, इसमें लिखा हुआ है, आप किताब में देखिए, वे कभी झूठ नहीं बोलती थीं और वे एक की गोपनीय बात दूसरे पर जाहिर होने नहीं देती थीं। मतलब एक के मन की बात जो कोई आकर उन्हें अपनी व्यथा बताता था तो वो उसकी चुगली दूसरे से नहीं करती थीं। आप खुद सोचिए कि आपको कोई दुख है और आप किसी अपने को अपने मन की बात जाकर बताते हैं कि देखिए मुझे ये परेशानी है, मुझे इतनी तकलीफ़ है, फ़लाँ ने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे वैसा कह दिया, तो आप क्या मान के कहते हैं कि ये कोई हमारा अपना है जो हमारी बात को सुनेगा, हमसे सहानुभूति रखेगा, हम इससे अपनी बात कह के मन हल्का कर लेंगे। यही बात है ना। लेकिन अगर वही व्यक्ति उस बात को जाकर किसी और से बता दिया तो फिर हो गई किरकिरी। यही काम लेखिका की मां कभी नहीं करती थी। किसी से किसी की बात, किसी से किसी का सीक्रेट शेयर नहीं करती थी, बताती नहीं थी। ठीक है, इसलिए ये 2-3 कारण है, याद रखिएगा, परीक्षा में आ सकता है, बार बार बता रहा हूं। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था। पहले के कारण मतलब साहबी खानदान के होने के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था। दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। और जो दूसरी 2 बातें हैं, कौन कौन सी 2 बातें? वे कभी झूठ नहीं बोलती थीं और एक की बात दूसरे पर जाहिर होने नहीं देना चाहती थीं। इसके कारण बाहर वाले लोग भी उनसे दोस्ती बना लिए थे। दोस्त वे हमारी भी थीं, और लेखिका कहती हैं कि मेरी माँ हमारी भी दोस्त जैसी ही थीं, माँ जैसी नहीं थीं। दोस्त वे हमारी भी थीं, माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। वे हमारी दोस्त थीं और माँ की जो भूमिका है वो हमारे पापा निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे ये नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है।
लोगों की इतनी गोपनीयता का सम्मान होता था कि अगर चिट्ठी भी आती थी, मान लीजिए कि अगर किसी के नाम से चिट्ठी आई तो दूसरा ये नहीं पूछता था कि किसकी चिट्ठी है। इतनी गोपनीयता का सम्मान होता था। यानी सीक्रेट, हर आदमी का अपना एक निजी जीवन होता है, निजीपन होता है, उसका बहुत सम्मान करते थे। भले वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों हो, भले एक बहन दूसरी बहन को चिट्ठी लिख रही है, लेकिन फिर भी कोई किसी को पढ़ने के लिए न तो कोई मांगता था और न कोई देता था। भाई जिसका है वो पढ़ लो। और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। माँ की भी चिट्ठी अगर हो तो भी कोई नहीं पढ़ता था उसको। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। छोटा सा घर, 6 बच्चे, सास ससुर और सब की अपनी प्राइवेसी थी। एक छोटा सा घर, 6 लोग साथ में, सास ससुर, फिर भी सब की अपनी अपनी गोपनीयता थी। कोई किसी का निजत्व भंग नहीं करता था। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। और यही कारण हुआ कि हम लोग छुप छुप करके कविताएं लिखते थे, कहानी लिखते थे। कोई हमसे पूछता नहीं था कि क्या कर रहे हो, क्या लिख रहे हो। और इसी का फ़ायदा उठा करके मैं, मेरा छोटा भाई, मेरी बहनें सब लेखक बन गए। लेखक का जन्म ऐसा ही होता है बच्चों। पहले हम छुप छुप के कविताएं लिखते हैं। आप भी देखिए, कभी कभी आप छुप छुप के कुछ लिखते होंगे, कहानी लिखते होंगे, कहानियाँ लिखते होंगे, कविताएं भी लिख लेते होंगे, कभी कभी कुछ गीत भी बना लेते होंगे। आप लोग पक्का बना लेते होंगे। आप लोग जो 40-50 बच्चे एक क्लास में हैं, उनमें से कम 10 बच्चे ऐसे होंगे जो अच्छा गाना लिखते होंगे। कम से कम 10 बच्चे ऐसे होंगे जो अच्छी कहानियाँ लिखते होंगे। पक्का, मुझे पूरा भरोसा है। अगर हम लोग क्लास में पढ़ते रहते ना तो मैं सबको पहचान लेता, कौन लिखता है कौन नहीं लिखता है। मेरी ये आदत है कि ऐसे बच्चे जो लिखते पढ़ते हैं मैं उनको बहुत मानता हूँ। तो बच्चों, यदि आप कविताएं वगैरह लिख रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं पढ़ूंगा, उसको सुधारूंगा और आपको एक अच्छा कवि और लेखक बनने में मदद करूंगा। ठीक है? यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अब मैं आगे पढ़ रहा हूँ। ठीक है? और थोड़ा सा अपने आप को हंस के और थोड़ा आगे की पढ़ाई के लिए तैयार कर लीजिए। ठीक है? अभी मैंने आपसे एक जो संबंधों वाला सवाल पूछा था ना, उस पर अभी क्लास के बाद घर में जो 45 मिनट का समय मिलेगा चर्चा कीजिएगा। भाई मुझे सही उत्तर चाहिए। व्हाट्सएप में मुझे ज़रूर भेजिएगा कि एक आदमी और एक महिला साथ में जा रहे थे, किसी तीसरे ने पूछा कि आप दोनों में क्या संबंध है, तो आदमी ने कहा कि मेरी सास और इनकी सास में माँ बेटी का रिश्ता है। तो सोचिए कि हम दोनों में क्या रिश्ता है। ठीक है? चलो मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही हों तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी। अब देखिए किसकी किसकी बात हो गई? नानी की बात हो गई, माँ की बात हो गई, दादी की बात हो गई। अब लेखिका अपनी परदादी का जिक्र कर रही हैं। क्या कहती हैं परदादी के बारे में? अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक़ था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से, फजल मतलब कृपा से, भगवान की कृपा से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगी। जैन समाज में अपरिग्रह का मतलब होता है बच्चों संग्रह न करना। अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। दादी की ये सनक रहती थी कि सिर्फ 2 धोती मेरे पास, धोती मतलब साड़ी, 2 साड़ी रहेगी, तीसरी हो जाएगी तो मैं दान कर दूंगी। कहा जाता है कि जैन समाज में मृदुला गर्ग जो है वो जैन परिवार की हैं। तो जो भगवान महावीर हैं, जो उनकी शिक्षाएं हैं, उसमें ये भी है कि हमें ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें संग्रह करके नहीं रखना चाहिए, जिसे हम अपरिग्रह कहते हैं। ठीक है ना? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, अचौर्य, है ना? ये कुछ शिक्षाएं हैं जैन धर्म की। वैसे तो ये बहुत ही अच्छी शिक्षाएं हैं, सभी को मानना, समझना और जानना चाहिए। तो परदादी जो थी वो ऐसा करती थी, लेकिन उनका असली रूप कब देखने को मिला? जब लेखिका की माँ पहली बार गर्भवती हुई।
है ना। तो क्या कहीं की परदादी, जरा मामला देखो। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। यह गैर रवायती मन्नत मांग कर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा, उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने की बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। मंदिर गई, कहीं कि हे भगवान, मेरी जो पतोहू है उसकी जो पहली संतान है वो लड़की होनी चाहिए, लड़का नहीं होना चाहिए। और उसको गोपनीय भी नहीं रखी, आई और सबको बता दी कि सुनो सारे लोग, मैं मंदिर गई थी और मन्नत मांग के आई हूँ कि मेरी बहू की जो पहली संतान होगी वो लड़की होगी। और परदादी के बारे में, परदादी, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, परदादी के बारे में ये माना जाता था कि भगवान से उनका कनेक्शन कुछ ज़्यादा ही था। इधर वो कुछ बोलती और उधर टन्न से तथास्तु हो जाता, और जो बोलती वो हो जाता था। गजब, ठीक है। तो उन्होंने गोपनीय नहीं रखा और आकर के बता भी दिया सबको कि मैं भगवान से यह मन्नत मांग करके आ रही हूं। फिर आगे क्या हुआ? हाँ, लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। सब लोग तो लड़का चाहते हैं, आप लड़की क्यों बोल दी? लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे न मिली। लोग सोचे कि आपने ऐसा क्यों किया, तो लोगों को कोई कारण भी नहीं समझ में आया कि वो पहला बच्चा लड़की क्यों चाहती हैं। वैसे मेरा मानना यह है कि परिवार में अगर पहली संतान बच्ची है, लड़की है, तो वह परिवार बहुत अच्छा होता है। लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं, वो अपने घर को संभाल के रखती हैं, बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल तंग नहीं करती, खूब पढ़ती हैं। आप रिज़ल्ट देखिए ना, CBSE का रिज़ल्ट देखिए, लड़कियों ने क्या धूम मचा के रखा हुआ है। अब भाई इसका मतलब ये नहीं है कि लड़के योग्य नहीं होते, लड़के बेहद अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। लड़कों ने बहुत जिम्मेदारी भरा काम भी किया है, लेकिन जो रिज़ल्ट आप देख रहे हैं, परीक्षा परिणाम देख रहे हैं, कक्षाओं में सक्रियता देख रहे हैं, मुझे तो लड़कियां ही सक्रिय दिखती हैं। बुरा मत मानिएगा भाई लड़कों। तो उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे न मिली। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थीं। ये भी नहीं कह सकते कि लड़की नहीं थी घर में, अरे लड़कियां तो बहुत थीं, तो फिर क्यों मांगा? क्योंकि पिताजी की ही नहीं, दादाजी की भी बहनें मौजूद थीं। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता था। ये एक कारण समझ में आ रहा है कि चूंकि हर बहू का अब तक पहला बच्चा बेटा ही पैदा होता आ रहा था, इसलिए परदादी चाहती थी कि पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रहीं। और माँ से लोगों ने पूछा भी नहीं, माँ बताई भी नहीं कि हमने क्यों ऐसा किया, और जाके रोज अपना मन्नत दोहराती भी रहती थी कि हे भगवान, मेरी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। पूरा नकुड़ गांव जानता था। देखिए, पहली बार ये जिक्र हो रहा है लेखिका के गांव का। लेखिका के गांव का नाम नकुड़, परीक्षा में आ सकता है। लेखिका की माँ के गांव का नाम था, लेखिका की दादी के गांव का नाम था, लेखिका के गांव का नाम था नकुड़ गांव। ठीक, पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है, बेतार का तार। वायरलेस से बात करती हैं दादी भगवान से, ऐसा लोग जानते थे। माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है, बेतार का तार। इधर वह तार खींचती हैं, उधर टन्न से तथास्तु तथास्तु बजता। तथास्तु मतलब भगवान जब बोलते हैं कि हाँ ठीक है तुम्हारी मुराद पूरी, तो भगवान कहते हैं तथास्तु। तथास्तु का मतलब होता है ऐसा ही हो, ठीक है। तो मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई कि गोद में खेलेगी तो पोती। तो परदादी जब मन्नत मांगी कि बेटी पैदा होनी चाहिए, तो दादी तैयार हो गई कि अब तो इसको कोई नहीं टाल सकता, अब तो बेटी ही पैदा होगी, क्योंकि दादी ने परदादी ने मन्नत मांग दिया है। तो दादी तो तैयार हो गई मानसिक रूप से। पर माँ जी की आरजू इस कदर रंग लाएगी, उन्हें भी गुमान न रहा होगा।
लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन, भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक न दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। ऐसा दादी परदादी ने मन्नत मांगा कि पहली भी लड़की, दूसरी भी लड़की, तीसरी भी लड़की, चौथी भी लड़की और 5 देवियां अवतार लेकर चली आईं। परदादी के मन्नत में इतनी ताकत थी, भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते हैं। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था, चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। माँ मतलब परदादी, माँ जी मतलब परदादी की बात कर रही हैं, एकदम ध्यान दीजिएगा। माँ जी का इतना प्रभाव था, परदादी का इतना प्रभाव था कि भगवान ही नहीं, चोर भी अफरा तफरी में, अफरा तफरी मतलब घबरा जाते थे। अब इधर देखिए, भगवान घबरा गए तो एक बेटी नहीं लगातार 5 बेटी दे दिए, और चोर भी घबरा गया। एक चोर था, वो दादी के घर में घुस गया परदादी के कमरे में चोरी करने के लिए। बड़ा गजब हुआ उस चोर के साथ। अभी बता दूं? अभी नहीं बताऊंगा, अगली कक्षा में, ठीक है? क्योंकि घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि समय काफ़ी हो गया। तो इस पाठ को मैं पढ़ना यहीं बंद करता हूं बच्चों। आगे चोर के साथ क्या हुआ, कौन था चोर, कैसे पकड़ में आया, दादी ने क्या किया, तमाम सवाल इस पाठ से उठेंगे। तो खूब मन लगा करके पढ़िए। इस वीडियो को खूब अच्छे से आपने देखा ही होगा। मैंने जो आपको कल वीडियो भेजा था, इससे पहले वो प्रश्नोत्तर का था। चूँकि मैं ये मानता था कि पहले आप पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने प्रश्नोत्तर का वीडियो आपको भेजा था। लेकिन बच्चों, आप सभी ने बहुत ध्यान से देखा नहीं, मुझे लगता है बहुत कम अटेंडेंस आया है। तो इस वीडियो को खूब अच्छे से देखिए, और उसके बाद जब आप इस पूरे पाठ को समझ जाएंगे, तब फिर से एक बार प्रश्नोत्तर वाला वीडियो को आप जब सुनेंगे ना, एकदम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस उम्मीद के साथ कि हम अगली बार फिर मिलेंगे, और ये जो मैं सवाल आपसे पूछा हूँ संबंधों वाला, उसे आप ज़रा हल निकाल करके और मुझे व्हाट्सएप करें। नमस्कार।